नमस्कार। क्या आपको पता है ब्लैक बॉक्स क्या होता है? कोई भी विमान दुर्घटना होती है तो उसमें ब्लैक बॉक्स क्यों खोजा जाता है? आखिर क्या होता है उसमें? और उस चीज को खोजने के लिए इतनी मशक्कत करनी पड़ती है, फिर भी पूरे सिस्टम जो है ब्लैक बॉक्स से खोजने में लगा होता है। आखिर विमान में वो क्यों लगाया जाता है? क्या काम करता है? क्या इतिहास है उसका? कब बना? कैसे बना? कौन उसका खोज किया था? इसकी इतनी ज्यादा वैल्यू क्यों है? इन सारी बातों की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। मैं विवेक वर्मा आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। आप देख रहे हैं एससीजी लाइव। खबर है कि आपको पता होगा कि 12 जून 2025 को एयर इंडिया का एक विमान AI-171 जो विमान दुर्घटना हुई थी, जिसमें 242 लोगों की मृत्यु हो गई। कितना? 242 लोगों की मृत्यु हो गई। उसमें ब्लैक बॉक्स को प्राप्त कर लिया गया है। ब्लैक बॉक्स को जो खोज लिया गया है। यह विमान जो है आपको पता है टेकअप के उड़ने के कुछ मिनट बाद ही पूरी तरह तहस नहस हो गई थी और एक डॉक्टर के बिल्डिंग में जाके गिरा था, जो इस तरह से बिल्डिंग में घुस गया था। इस तरह के पूरी तरह भयानक बंजर था आगों का। यह विमान 600 फीट की ऊंचाई तक था। 600 फीट की ऊंचाई तक उड़ रहा था और उस ऊंचाई में जाकर धड़ाम से नीचे आके गिरा। हम इस चर्चा करेंगे कि इस विमान में ब्लैक बॉक्स का क्या कार्य है और ब्लैक बॉक्स जो है क्यों ढूंढा जाता है। एक सवाल और लेके चलेंगे कि ब्लैक बॉक्स तो ब्लैक बॉक्स है, तो हमें लगता है कि इसका रंग काला होगा, लेकिन इसका रंग काला नहीं होता है। तो आखिर ऐसा क्यों है कि जिसका रंग नारंगी जैसा होता है उसका नाम ब्लैक बॉक्स रख दिया गया है? यह विमान बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान था, जो अमेरिका की प्रतिष्ठित विमान कंपनी बोइंग है जो इस विमान को बनाती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम इस वीडियो में क्या चर्चा करेंगे कि ब्लैक बॉक्स आखिर ब्लैक क्यों नहीं होता है, इसका रंग इस तरह कैसे होता है, ये नारंगी रंग का कैसे होता है। तो ये देखिए, एक ब्लॉक बॉक्स के अंदर का पार्ट है ये ब्लैक बॉक्स। आपको पहले ब्लैक बॉक्स दिखा देते हैं। ये देखिए, आपको जो दिख रहा है वीडियो यहाँ सामने स्क्रीन पर, ये ब्लैक बॉक्स है। एक्चुअल में ये ब्लैक बॉक्स है जो आपको नारंगी रंग का दिख रहा होगा, लेकिन इसका नाम ब्लैक बॉक्स है। तो आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि इसका नाम ब्लैक बॉक्स क्यों है, ये कैसे बनाया गया, क्यों बनाया गया, इसे क्यों लगाया जाता है, इसका क्या महत्व है किसी विमान के लिए। शुरू करते हैं। पहला है ब्लैक बॉक्स की भूमिका। ब्लैक बॉक्स की भूमिका क्या है? तो सबसे पहला चीज है कि यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, विमान की तकनीकी जानकारी देने के लिए काम करता है। यानी ब्लैक बॉक्स क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो विमान की तकनीकी जानकारी देने के लिए काम करता है। यह कॉकपिट यानी पायलट की जो बैठने की जगह है उसको कॉकपिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉकपिट की जगह की बातचीत को रिकॉर्ड करता है। यानी पायलट जहां बैठा हुआ रहता है उसके बैठने की जगह के बातचीत को, क्या वो बात कर रहा है, क्या टेंस मोड तो नहीं है, क्या बहुत ज्यादा खतरा महसूस तो नहीं हो रहा है। क्योंकि जब दो पायलट होते हैं, एक मुख्य पायलट होते हैं, एक को पायलट होते हैं, दोनों एक दूसरे से क्या बातचीत कर रहा है इसको रिकॉर्ड करता है। टेकअप से लेकर दुर्घटना के समय तक विस्तृत जानकारी देता है। यानी जब विमान उड़ने के लिए तैयार हो जाता है, उड़ जाता है, आसमान में होता है और अचानक दुर्घटनाग्रस्त भी हो जाता है या कभी भी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, उसके बीच में विमान का सब कुछ तहस नहस हो जाए, टूट जाए, फट जाए, कुछ भी हो जाए, तहस नहस क्यों ना हो जाए, ये ब्लैक बॉक्स सुरक्षित रहता है और दुर्घटना की विस्तृत जानकारी देने के लिए काम करता है। यानी अगर विमान में बैठे सभी आदमी पूरी तरह नष्ट हो जाए, मर जाए, तब भी ब्लैक बॉक्स खोजने के बाद उसमें जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो ब्लैक बॉक्स क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि एकमात्र ऐसा चीज है जो विमान के बारे में जानकारी बताता है। ब्लैक बॉक्स दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला सीबीआर। पहला क्या है? सीबीआर, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। ये जो पहला आपको दिख रहा है ये सीबीआर है, जो कहां लगा होता है? जहां दोनों पायलट बैठे हुए होते हैं। यह पायलट की बातचीत सुनता है, रेडियो कम्युनिकेशन सुनता है। नहीं, पायलट जमीन से नीचे से, एयरपोर्ट से, अथॉरिटी से जो बात करता है वो सुनता है और इंजन की आवाज को रिकॉर्ड करता है। दूसरा एफडीआर। दूसरा क्या होता है? एफडीआर। एफडीआर जो है ऊंचाई, गति, दिशा, पिच
रोल और ऑटो पायलट की स्थिति में 80 से अधिक डाटा बिंदुओं पर काम करती है। यानी जब फ्लाइट जो है ऊंचाई पर होता है उसके बारे में जानकारी लेना, गति क्या है इसके बारे में जानकारी लेना, किस दिशा में चल रहा है उसके बारे में जानकारी लेना, पिच क्या है, क्या स्पीड स्मूथनेस चल रहा है उसके बारे में जानकारी लेना, और जब पायलट अचानक हो सकता है बेहोश हो जाए, कुछ और प्रॉब्लम हो जाए, तो ऑटो पायलट हो जाती है, यानी हवाई जहाज जो बिना पायलट के भी चलने लगता है, उस समय 80 से अधिक डाटाओं को संग्रह करने में एफडीआर काम करता है। और एफडीआर इस तरह देखने में लगता है जो आपको फिगर में दिख रहा है। तो आपको समझ में आया, ब्लैक बॉक्स के दो प्रकार होते हैं, एक सीवीआर और दूसरा एफडीआर। सीवीआर जो है कहां होता है, कॉकपिट में होता है जहां पायलट बैठता है, और एफडीआर कहां होता है, विमान के पिछले साइड में होता है जहां लोग बैठते हैं उस जगह पे होता है। ये देखिए ब्लैक बॉक्स ऐसे देखने में लगता है जो आपको ने पहले भी दिखाया, पूरी तरह ऑरेंज कलर का है, नारंगी कलर का है, किसी भी रूप में ये काला नहीं दिख रहा है। चलिए आगे देखते हैं। ये हमारा ब्लैक बॉक्स है। अब हम लोग देखेंगे ब्लैक बॉक्स का इतिहास। आखिर क्या कारण रहा कि ब्लैक बॉक्स का जरूरत हवाई जहाज में पड़ने लगा, क्या ऐतिहासिक संदर्भ था, किसने इसका खोज किया था। तो 1950 के दशक में, कब, 1950 के दशक में ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक डेविड वॉरेन, इसने डेविड वॉरेन ने सबसे पहले ब्लैक बॉक्स की अवधारणा को विकसित किया। यानी सबसे पहले ये व्यक्ति जो दिख रहा है आपको, ये कौन है, तो डेविड वॉरेन है। इन्होंने सबसे पहले ब्लैक बॉक्स के बारे में कहा कि ब्लैक बॉक्स नामक चीज होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे हवाई जहाज के क्रैश हो जाने के बाद भी कुछ सूचना मिल सके, जिससे आने वाला हवाई जहाज, फिर दूसरा हवाई जहाज में उसको प्रयोग किया जा सके, उसके लिए बचा जा सके, उससे सीखा जा सके। यह 1953 में बीओएसी फ्लाइट के दुर्घटना के बाद यह सोचा गया था, जिसमें जो 783 जो दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, 783 नंबर की फ्लाइट जो है बीओएसी फ्लाइट 783, उसके बाद लोगों के मन में चर्चा हुई कि विमान दुर्घटना होने के बाद जो है हमारे पास कुछ सुविधा नहीं रहता है कि आखिर उसमें क्या लॉस हुआ होगा। तो ब्लैक बॉक्स के बारे में चर्चा शुरू हुआ होगा कि आखिर ये क्या था। और पहले वैज्ञानिक कौन थे, डॉक्टर डेविड वॉरेन। कौन थे, डॉक्टर डेविड वॉरेन। 1956 में पहला उन्होंने प्रोटोटाइप बनाया, और वो प्रोटोटाइप एआरएल फ्लाइट मेमोरी यूनिट के रूप में बनाया गया, और बनाए 4 घंटे तक रिकॉर्डिंग किया जा सकता। इस तरह का एक प्रोटोटाइप बनाया गया जो केवल 4 घंटे के रिकॉर्डिंग के लिए बनाया गया। प्रोटोटाइप किसे बोलते हैं, जब किसी प्रयोग के लिए पहली बार कोई चीज को बनाया जाता है जो फिक्स नहीं होता है कि वही बनेगा, उसमें मॉडल में बदलाव होते रहते हैं। तो पहली बार प्रोटोटाइप बनाया गया जिसको क्या कहा गया, एआरएल फ्लाइट मेमोरी यूनिट। क्या कहा गया, एआरएल फ्लाइट मेमोरी यूनिट, जो इस तरह का हुआ करता था, जो आपको फिगर दिखा नीचे में, कैसेट डेक कैसेट जैसा दिख रहा है। और उसका खास बात क्या था कि वो 4 घंटे तक रिकॉर्डिंग कर सकता था। कब की बात है, 1956 में। कब की बात है, 1956 में। 1950 में सोचा गया, 1953 में इसकी अवधारणा विकसित हुई। क्यों, क्योंकि सोचने के बाद 53 में विमान दुर्घटना हुई तो लोगों ने लगा कि ये जरूरी चीज है। और उसके 3 साल के बाद 1956 में पहली बार ये प्रोटोटाइप तैयार हुआ। 1963 में, कब, 1963 में ऑस्ट्रेलिया पहला देश बना जिसने ब्लैक बॉक्स सभी विमानों पर अनिवार्य कर दिया। यानी ऑस्ट्रेलिया पहला देश बना जिसने 1963 में जिसने कहा कि हमारे देश में उड़ने वाले सभी विमानों में ब्लैक बॉक्स होना चाहिए। जैसे अभी आप 4 व्हीलर खरीदते हैं तो उसमें एयर बैग होता है, तो शुरुआती 4 व्हीलर में 4 चक्का गाड़ी में एयर बैग नहीं होता था। फिर बाद में 1 एयर बैग का कंडीशन आया, अभी 2 एयर बैग का कंडीशन आया, किसी किसी गाड़ी में तो 4-4 एयर बैग होते हैं। और सरकार ने ऐलान किया है भारत में कि जिस गाड़ी में 2 एयर बैग नहीं होगा उस गाड़ी को सरकार बेचने नहीं देगी। यानी ऑस्ट्रेलिया उसी तरह का पहला देश था 1963 में जिसने ये अनिवार्य किया कि हमारे देश में उड़ने वाले सभी हवाई जहाज में ब्लैक बॉक्स होगा। ठीक है,
अब है इसे ब्लैक बॉक्स कहा क्यों जाता है? हमने भी बताया कि ये तो एक्चुअल नारंगी रंग का है, तो आखिर इसको ब्लैक बॉक्स क्यों कहा जाता है? समझिए, शुरुआती डिवाइस में डेटा फोटोग्राफी फिल्म पर रिकॉर्ड हो रहा था, यानी इस तरह की फोटोग्राफी फिल्म होता था, यानी इस तरह का एक कह सकते हैं कि कैमरा हुआ करता था काला रंग का। वो कैमरा पे जो है वो पूरा रिकॉर्ड होता था फोटोग्राफी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और साथ साथ आवाज भी रिकॉर्ड होता था। यह काले रंग का डब्बा हुआ करता था, मतलब ये जो दिख रहा है ये ऊपर से फिर इसके ऊपर जो है काला रंग का डब्बा में भरा जाता था, जिससे रोशनी अंदर ना जाए। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि ब्लैक रंग में अंदर रोशनी चल जाएगा, अगर दूसरा रंग रहेगा तो रिकॉर्डिंग सही से नहीं होगा, इसलिए काले रंग का डब्बा हुआ करता था ऊपर से, और अंदर रोशनी ना जाए इसलिए अंदर से कैमरा जो है सब कुछ रिकॉर्ड करता रहे, इसलिए उसको ब्लैक बॉक्स कहा जाता है। तो समझ में आया कि एक फोटोग्राफी होता था ये, जो एक तरह समझे तो पुराना कैमरा है ये, और इसको एक काला रंग के डब्बा में बंद कर दिया जाता था, इसलिए कि इसके अंदर रोशनी ना जाए, अगर रोशनी चल जाएगा तो कैमरा को रिकॉर्ड करने में प्रॉब्लम होगा, इसलिए इसको ब्लैक बॉक्स नाम आ गया, इसलिए लोग इसे ब्लैक बॉक्स कहने लगे। एक्चुअल में उस समय भी ये काला नहीं था, सिर्फ काला रंग के डब्बा में होता था। आजकल नारंगी रंग में होता है, ब्राइट ऑरेंज में, और ये इस तरह का दिखाई देता है। ताकि अब इस तरह क्यों बनाया जाता है? क्योंकि जब मलबा यानी विमान दुर्घटना होने के बाद जो मलबा बचे, यानी पूरा क्रैश हो जाने के बाद क्या बचेगा? अस्थि पंजर, टूटा हुआ भाग, कहीं विमान के इधर कुछ चल गया उधर कुछ चल गया, तो उस मलबा में यानी उस कचरा में, उस विमान के बुझाने के बाद जो मलबा बचेगा उसमें दूर से चमके, इसलिए इसका कलर जो है वो नारंगी कर दिया गया है, यानी इसलिए हाई विजिबिलिटी ऑरेंज, इसको जो है हाई विजिबिलिटी ऑरेंज के रूप में कहा गया है, क्योंकि ये बहुत दूर से चमकता है, बहुत दूर से चमक के दिख जाता है, इसलिए इसका कलर किस तरह कर दिया गया है? ऑरेंज कर दिया गया है। क्या मदद करता है? सबसे बड़ा आगे सवाल है कि दुर्घटना की जांच में कैसे मदद करता है और क्या मदद करता है। तो पहला दो तरह का था हमारे पास, एक है सीबीआर, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर जो है पायलट और को पायलट की बातचीत को रिकॉर्ड करता है, यानी पायलट क्या बात कर रहा है और साथ में को पायलट क्या बात कर रहा है, इसके बातचीत को रिकॉर्ड करता है। अलर्ट देता है, चेतावनियां देता है, इंजन की आवाज रिकॉर्ड करता है, और ऑटोमेटिक सिस्टम की ध्वनि को रिकॉर्ड करता है, यानी इंजन का आवाज में जो ऑटोमेटिक सिस्टम में किस रूप में ध्वनि आ रहा है इसको रिकॉर्ड करता है। उदाहरण के लिए कि यदि कोई पायलट अंतिम क्षणों में इंजन फेल्यूर या स्टॉल वार्निंग कहा, यानी यदि कोई पायलट अंतिम समय में मतलब क्रैश होने के कुछ पहले कहा कि इंजन फेल हो गया, ये बात करेगा दोनों मिलके, तो इसका मतलब यह है कि पायलट को पहले से आभास हो चुका था कि इंजन फेल हो गया था। अब ये जब क्रैश होने के बाद जब इसको सुना जाएगा, इसके अध्ययन किया जाएगा, तो फिर यहां समझ में आएगा कि इस प्लेन का इंजन फेल होने के कारण क्रैश हुआ। अगर क्रैश हो गया, पायलट भी मर गया, पूरा आदमी मर गया, और उसके बाद कुछ नहीं होता वहां, तो किसी को पता तक नहीं चलता कि आखिर ये विमान दुर्घटना कैसे हुआ। या फिर क्रैश होने से पहले पायलट ये बात करे कि चिड़िया टकराया, कुछ तो बोलेगा कि चिड़िया टकराया, देखो बाएं तरफ आग लग गया है, इस तरह की बातों को रिकॉर्ड करता है वो। दूसरा सीबीआर में दर्ज, दो जो है वो बात जो है सीबीआर में दर्ज रहेगा। दूसरा जो है एफडीआर है, फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर। फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर हम बताए थे। दूसरा जो एफडीआर क्या करता है? एफडीआर जो है विमान की ऊंचाई, विमान की गति, विमान की दिशा और ऑटो पायलट की स्थिति में विमान का झुकाव, किधर झुक रहा है किधर चल रहा है इसके बारे में, और इंजन की स्थिति के बारे में भी गतिविधि को रिकॉर्ड करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में भी रिकॉर्डिंग करता है कि ब्रेक सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसके बारे में डाटा रिकॉर्ड करता है। अगर विमान, उदाहरण के लिए समझ लें कि अगर विमान की ऊंचाई खोई हुई है या इंजन का तापमान असामान्य हो तो डाटा एफडीआर में मिल जाता है, यानी विमान अपने लाइनअप से खो गई है, यानी जिस लाइन में जाना था उसे उस लाइन में जाना था वहां से खो गई है, अधिक ऊंचाई पर चल गया है, कम ऊंचाई पर चल गया है, ट्रैक चेंज हो गया है, तो इसके बारे में डाटा जो है वो एफडीआर में रिकॉर्ड होता है। या फिर इंजन की तापमान, टेम्परेचर हाई बढ़ गया, यानी गर्मी से बढ़ गया हो, आग लग गया हो, तो इसके बारे में डाटा जो है वो एफडीआर में रिकॉर्ड होता है। ठीक है, सभी रिकॉर्ड डाटा को मिलाकर जांच एजेंसी जो है 3D मॉडल बनाती है और टाइमलाइन
टाइमलाइन जो बनाती है कि आखिर हुआ क्या होगा। तो सभी जब डाटा आ जाता है, विमान दुर्घटना हो जाता है, ब्लैक बॉक्स खोज लिया आता है, तो फिर एक 3D मॉडल बनाया जाता है कि ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये घटना हुआ होगा। एक्स वाई जेड ABCD से लेकर जेड तक की घटनाएं को एक साथ जोड़ा जाता है, और जोड़ने के बाद जो है दुर्घटना के चरणों को, यानी फर्स्ट चरण, फर्स्ट में क्या होगा, सेकंड में क्या होगा, थर्ड में क्या होगा, 4 में क्या होगा, 5 में क्या हुआ होगा, इस तरह के बाद अनुभव लिया जाता है कि आखिर ये क्या हुआ होगा जिससे कारण विमान दुर्घटना हुआ, और नेक्स्ट टाइम इस तरह की दुर्घटना से बचा जाए और लोगों को बचाया भी जाए। और क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं? एक प्रॉब्लम हो सकता है मानवीय त्रुटि, यानी ह्यूमन एरर, या तकनीक में खराबी। देखिए, एक तो कुछ प्रॉब्लम हुआ, बातचीत हुआ, FDR हुआ। अब दूसरी सवाल है कि क्या और भी कारण हो सकते हैं फ्लाइट को डिस्ट्रॉय होने के, फ्लाइट को जो है क्रैश होने का? एकदम हो सकता है। तो पहला है मानवीय त्रुटि, मानव गलती करे। पहला गलती क्या हो सकता है? SOP का पालन ना किया जाए। स्टैंडर्ड ऑपरेशन जो है, ऑपरेटिंग जो है, प्रोड्यूसर जो होती है, मतलब जो प्रोसीजर होते हैं, जिस तरह का प्रोसीजर होता है कि ये प्रोसीजर बनाया गया है कि ये चेक करना चाहिए, ये प्रोसीजर है कि ये चेक नहीं होना चाहिए, ये प्रोसीजर है कि इस चीज की जांच होनी चाहिए, उसका पालन सही से ना किया जाए। तो एक सवाल है कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का जो है पालन सही से किया गया कि नहीं किया गया। क्या कोई ऑटोमेटिक सिस्टम असफल हुआ? कोई ऑटोमेटिक सिस्टम, जैसे चक्का खुलने की समस्या, ऐसा जो हवाई जहाज में होता है कि एक लेवल तक जब हवाई जहाज उड़ती है तो उसका जो नीचे का पहिया है वो अपने आप ऊपर लग जाता है, ऑटोमेटिक है। क्या वो हुआ या ना हुआ? अलर्ट मिला था या नहीं मिला था? एक और सवाल हो सकता है कि जब फेल्योर होने वाला होता है तो पायलट को अलर्ट मिला कि नहीं मिला, जिससे पहले बचने का कोशिश किया जा सके। ये भी एक सवाल खड़ा हो सकता है ह्यूमन एरर के रूप में। अब इससे ये अनुभव किया जा सकता है ब्लैक बॉक्स से कि ब्लैक बॉक्स में इस तरह के SOP के बारे में सूचनाएं मिल रहा हो, कि पायलट बात कर रहा हो या पायलट को इस तरह के पता चले, तो पता चलेगा ब्लैक बॉक्स से कि नहीं SOP पूरा किया गया था, दिक्कत था कि सिस्टम में प्रॉब्लम था। दूसरा, भविष्य में सुधार और सुरक्षा की बात स्थिति को देखा जा सकते हैं, यानी जब घटना हो जाए तो ये घटना दोबारा ना हो, इसके बारे में सुरक्षा, सुधार और स्थिति के बारे में जायजा लेना भी जरूरी है, जिसके लिए ब्लैक बॉक्स जरूरी है। तो 1783 जैसे दुर्घटना जो हुआ था उसमें डिजाइन में बदलाव किया गया। जो फ्लाइट 1783 जो फ्लाइट थी, वो फ्लाइट जब दुर्घटनाग्रस्त हुई थी और ब्लैक बॉक्स की पहली बार अवधारणा आई, तो उसके बाद फ्लाइट के डिजाइन में बदलाव किया गया कि नहीं, ये डिजाइनर फ्लाइट था, इसलिए दुर्घटना होने की संभावना अधिक है। अब है ब्लैक बॉक्स मिल जाने के बाद क्या होता है? क्या तुरंत उसका सूचना मिल जाता है कि कोड लगाते हैं लैपटॉप जैसा और फटाक से वीडियो देखने लगते हैं? नहीं, आमतौर पर इसके सूचना प्राप्त करने में 10 से 15 दिन लग जाते हैं। फिर डाटा निकालने के बाद उसका विश्लेषण किया जाता है, क्योंकि डाटा तो जिस तरह एक आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी, 10 आदमी मिलकर बातचीत कर रहा है, उस तरह बातचीत होता है। वहां कोई खा जा रहा तो रिकॉर्ड होता नहीं है। फिर उस डाटा में खोजा जाता है कि क्या सही है क्या गलत है। ब्लैक बॉक्स की विशेष प्रयोगशाला होती है जिसको क्रैश लैब बोलते हैं, और वहां जांच होती है। अभी चर्चा है भारत में कि भारत का जो एयर इंडिया विमान क्रैश हुआ उसके डाटा को जो है जांच करने के लिए अमेरिका भेजा गया है। अब कितना सही है कितना गलत वो तो आने वाला कल बताएगा। अगर विमान पानी में गिरा है, अगर विमान कहाँ गिरा है, पानी में गिरा है, तो ब्लैक बॉक्स अंडर वाटर लोकेटर बीकन ULB, ब्लैक बॉक्स में अंडर वाटर लोकेटर बीकन भी होता है जो 30 दिनों तक अल्ट्रासोनिक सिग्नल को पिक तक भेजता है। यानी पानी में गिरने के बाद भी वो ब्लैक बॉक्स 30 दिन तक जिंदा रहता है, ऐसा मान सकते हैं। और वो ऊपर तक सिग्नल को भेजते रहता है कि हमें खोज लिया जाए और उसको खोजा जा सकता है। यानी पानी में घुस जाने के बाद भी ब्लैक बॉक्स खराब नहीं होगा। कितने दिनों तक? 30 दिनों तक। विमान में ब्लैक बॉक्स का स्थान पर भौतिक बनावट कैसी होती है? तो पहला हम दिखाएं कि विमान में जो है ब्लैक बॉक्स होता कहाँ है। तो पहला तो टूल किट होते हैं, पीछे टेल सेक्शन जो होता है, पूछ वाला भाग जो होता है, जिसमें पीछे वाला भाग होता है, उसमें होता है
एक रिकॉर्डिंग यूनिट होता है और वहां सिग्नल के बारे में बताने का काम किया जाता है। दुर्घटना में वहां नुकसान कम होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां जो पीछे वाला भाग जो होता है, ये पीछे वाला भाग जो होता है, उस पीछे वाला भाग में दुर्घटना के समय जो है वो नुकसान कम होता है, इसलिए जो है ब्लैक बॉक्स यहां लगाया जाता है। ब्लैक बॉक्स का जो बाहरी हिस्सा है वो स्टील या टाइटेनियम का होता है। आपको पता है टाइटेनियम सबसे कठोर धातु में से एक होती है। तो ब्लैक बॉक्स का जो बाहरी हिस्सा है वो स्टील का या तो टाइटेनियम का होता है। इससे गर्मी, पानी, ठंड बचाने के लिए विशेष इंसुलेशन किया जाता है। इसे गर्मी से, पानी से, ठंड से बचाने के लिए इसको चारों से इंसुलेटेड किया जाता है, जिससे इसमें गर्मी भी ना काम, गर्मी भी, हीट भी इसको दिक्कत ना करे, पानी भी दिक्कत ना करे और ठंड भी दिक्कत ना करे। इसमें जो है 1500 डिग्री सेल्सियस तक गर्मी और 20,000 फीट तक पानी का दबाव, 20,000 फीट तक पानी का दबाव और 1500 डिग्री सेल्सियस तक गर्मी दोनों की सहन करने की क्षमता होती है। इसको डिजाइन किया जाता है। देखिए ये विमान है हमारा, एक तो इस जगह पे होता है ब्लैक बॉक्स और एक इस जगह पे ब्लैक बॉक्स होता है। ठीक है, अगर आपको हम दिखा पाए, ये कॉकपिट है विमान का जहां दो पायलट बैठते हैं। ये देखिए स्टेयरिंग है विमान का जिससे पायलट जो है कंट्रोल करते हैं। ये उनके माइक्स हैं, ये सीट है उनके, और ये जो है आप देखे होंगे कुछ फिल्म वगैरह में जब विमान ऊपर की तरफ जाता है तो इसका प्रयोग किया जाता है। ये लीवर है। ठीक है, ये देखिए एयर इंडिया का विमान जो है क्रैश हुआ था तो पूरी तहस नहस हो गया था किस तरह से। आगे देखिए ये एयर इंडिया का विमान है हमारा, और ये हमारा एक विमान जिसमें आप देख सकते हैं ये पूरा व्यक्ति को बैठने के लिए होता है। तो इस जगह पे और इस जगह पे जो है दो ब्लैक बॉक्स होते हैं, एक एक ब्लैक बॉक्स होते हैं। इसको समझने के लिए ऐसे समझिए, एक ब्लैक बॉक्स देखिए इस जगह पे होता है और एक ब्लैक बॉक्स जो है इस जगह पे कॉकपिट जहां आदमी बैठता है, पायलट बैठते हैं, वहां होते हैं। तो आशा करते हैं इस वीडियो में आपको बहुत कुछ समझने को मिला होगा। आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि वीडियो में किस तरह के सुधार आपको चाहिए। कुछ और जानना हो, कुछ विषय पर तो आपको जानकारी अर्जित करना हो तो उसे भी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। कोशिश किया जाएगा कि आपके पसंदीदा विषय पर वीडियो बनाया जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।